दोस्तों जो भी स्टूडेंट सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबका इंतजार अब यहां पर खत्म हो गया है, क्योंकि सीएसआई नेट जून 2024 के अब एग्जामिनेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। अब आप अपना फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में काफी डिटेल में आपको बात करूंगा, यहां पर बताऊंगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन जो डेट है इंपॉर्टेंट डेट्स वो कौन कौन से है ना। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या है, करेक्शन विंडो की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या होगी, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी यहाँ पर बात करने वाला हूं। साथ के साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सब कुछ यहाँ पर मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो ये csinet.nta.ac.in इस वेबसाइट को आप ध्यान रखना भाई। इसी वेबसाइट पर आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, यही से आपको आने वाले समय में जितनी भी जानकारी मिलेगी इसी वेबसाइट से मिलने वाली है ना। तो आप इस वेबसाइट को जरूर नोट करके रखना। जब आप इस वेबसाइट पर आते हो तो आपको यहां पर देखो एक पब्लिक नोटिस मिलेगा, ये पब्लिक नोटिस। ठीक है, जब इस पब्लिक नोटिस को देखोगे तो ये वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ इसी वेबसाइट पर जब आप यहाँ पर देखोगे इंफॉर्मेशन में, तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको मिलेगा, जिसमें पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है ये पूरा का पूरा ब्राउजर में आपको क्लिक करके ही दिखा देता हूं। यहाँ पर यहाँ से ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन ये पूरा खुल जाएगा, जिसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीएसआई नेट जून 2024 से रिलेटेड वो सारे के सारे आपके इसमें मिलने वाले हैं। इस पर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, मेन चीजों को आपको बता दूंगा। क्लियर यहां तक समझ में आ रहा है भाई? तो अब चलते हैं सबसे पहले पब्लिक नोटिस पर। देखो यहां पर अगर डेट की बात करें तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे सीएसआई नेट के हुए हैं उसकी डेट है 1 मई 2024 से 21 मई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर यहां तक है ना। और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 22 से 23 मई 2024 है। मतलब आपने अगर फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप 2 दिन बाद तक पेमेंट कर सकते हो, लेकिन भाई इसका बिल्कुल भी वेट मत करना। लास्ट समय में कई बार वेबसाइट वगैरह स्लो हो जाती है, इसलिए आपको टाइमली ये फॉर्म भर देना है ताकि आपके कोई समस्या नहीं आए। देखो इसके बाद करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। अगर मान लो आपने फॉर्म भरते समय अपना नेम एड्रेस वगैरह कुछ भी भरते समय कोई गलती कर दी तो फिर आप 25 से 27 मई 2024 तक में करेक्शन कर सकते हो। लेकिन भाई आप ऐसी गलती करोगे क्यों? सीधी सीधी बात है, आप शुरू में ही पूरी जानकारी लेकर फॉर्म भरना। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसे तो मेन चीजें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसको अच्छे से रीड करना, उसके बाद आपको फिर फॉर्म भरना है। क्लियर है। लास्ट डेट ऑफ एग्जाम्स की अगर बात करते हैं, सॉरी डेट्स ऑफ एग्जाम की बात करते हैं, तो आपका जो एग्जाम होगा 25, 26 और 27 जून 2024 को। 3 दिन है ना। तो यहां पर जो सीएसआई नेट, देखो सीएसआई नेट इन सभी सब्जेक्ट के अंदर यहां पर एग्जाम करवाएगा, कंडक्ट करवाता है। केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस है ना, लाइफ साइंस हो गया, मैथमेटिकल, फिजिकल साइंस ये इधर दे रखा है, आप देख लेना यहां पर। ठीक है, तो आप जैसे अपन केमिकल साइंस की ही बात करें स्पेशली, तो केमिकल साइंस का जो एग्जाम होगा इन 3 डेट में से एक डेट को तो होगा ही होगा, है ना। तो आप मान के चलना, आप तो मान लो कि पहली डेट मानो कि 25 को एग्जाम होगा, तो आगे की जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी अब आप 25 तारीख को 25 जून को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग को करना, किस तरह से आपको रिवीजन करना है, कौन कौन से नए चैप्टर को पढ़ना है ना, वो सारी चीजें आप कर लेना। और एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर केमिकल साइंस का आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा, उससे भी आपकी काफी सारी हेल्प हो जाएगी। आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लेना यदि आप केमिकल साइंस केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो। अब देखो यहाँ पर आपका जो एग्जाम का मोड है वो रहेगा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड, है ना। मतलब सीबीटी बेस्ड ही यहाँ पर टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। पहले बीच में ऑफलाइन का आ रहा था, है ना, ऐसे बता रहे थे लोग अलग अलग वीडियो बनाकर, है ना, लेकिन वो सारा यूजीसी के लिए है ना। सीएसआई नेट का सारी यहाँ पर जितनी भी अफवाह है वो सब खत्म हो गई, आपका ऑनलाइन एग्जाम ही होगा। ठीक है, इसके साथ अगर बात करें अपन यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के, तो 180 मिनट मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा, 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से 1 सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश, क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में लिखा रहेगा और एक बार हिंदी में। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं कि पेपर तो आपका बाइलिंगुअल होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी जब पढ़ते हैं तो डाटा में वेरिएशन आ जाता है। इंग्लिश में कुछ अलग लिखा रहता है और हिंदी में कुछ अलग लिखा रहता है। ऐसे केस में ध्यान देना, जो इंग्लिश वेरिएंट है मतलब क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसी को मान्य किया जाएगा, हिंदी वाले को मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए इंग्लिश वाले पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है आपको।
क्लियर यहां तक? वेरिएशन आपको दिखे तो फिर इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन बात करें यहां पर भाई, देखो आप जो पेमेंट करोगे फीस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी फीस 1150 रुपए रहेगी। अगर आप यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो, नॉन क्रिमिनल, तो 600 रुपए होगी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर होंगे तो फिर आपके 325 रुपए यहाँ पर फीस होगी। आप इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन फीस है भाई। आगे यहाँ पर बात करें, देखो जब आप यहाँ पर एग्जाम फॉर्म भर दोगे और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा, एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम वगैरह दे लोगे, रिजल्ट आएगा वो 3 कैटेगरी में आएगा। 3 कैटेगरी में क्या, देखो पहले जो आपका रिजल्ट आता था वही 2 ही कैटेगरी होती थी। एक तो होती थी जेआरएफ की कैटेगरी, जो टॉप रैंकर्स होते थे उनको जेआरएफ मिलती थी, जिनकी रैंक थोड़ी सी कम रहती है, मतलब जिनके मार्क्स कम आते हैं उनको नेट मिलती है। अब यहाँ पर 3 कैटेगरी हो गए। जो टॉप रैंकर्स होंगे, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, उनको जेआरएफ मिलेगी। अब ऐसे जो कैंडिडेट है वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल भी रहेंगे, मतलब उनको फेलोशिप भी मिलेगी। साथ के साथ ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और पीएचडी में तो एडमिशन ले ही सकते हैं, है ना। जिन स्टूडेंट के थोड़े से कम नंबर आएंगे उनको नेट की कैटेगरी में रखा जाएगा, कैटेगरी सेकंड के अंदर। ऐसे स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दें, और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी लिए लाइफ टाइम एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उनको पीएचडी के दौरान जेआरएफ नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना है। और जो कैटेगरी थर्ड स्टूडेंट है, जिनके और भी कम नंबर आते हैं, काफी कम नंबर आते हैं, उनको कैटेगरी थर्ड में रखा जाएगा। उनको वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और ना ही पीएचडी के दौरान उनको जेआरएफ मिलेगी। ये बात आप ध्यान रखना है। अच्छा, जो कैंडिडेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, है ना, और वो किसी भी यूजीसी से अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो एडमिशन लेंगे तो उनका जो एडमिशन होगा, सिलेक्शन होगा, वो केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, है ना। उनका केवल और केवल इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। पीएचडी में जब एडमिशन लेते हो आप किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन अगर आप कैटेगरी 2 और 3 के स्टूडेंट है, मतलब आपकी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, 2 और 3 के स्टूडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी या हायर इंस्टीट्यूट के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, तो ऐसे केस में क्या होगा, 70% वेटेज आपके जो सर्टिफिकेट होगा, जो नेट में आप मार्क्स गेन करोगे उसका रहेगा, और 30% वेटेज आपकी इंटरव्यू का होगा, और दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, सॉरी, आप अगर कैटेगरी 2 या 3 के अंदर क्वालिफाई कर लेते हो तो ध्यान रखना है आपको, आपका जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। आई थिंक ये बात आपको पता चल गई होगी। यहाँ पर आगे यहाँ पर अपन चलते हैं भाई, आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर बात करें। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं साथ के साथ यहाँ पर, जब आप जेआरएफ के थ्रू एडमिशन लेते हो पीएचडी में, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो जेआरएफ फेलोशिप है वो पहले 2 साल तक 37,000 पर मंथ रहेगी। कितनी? 37,000 पर मंथ रहेगी, और 20,000 आपका एचआरए वगैरह वो मिलेगा, कंटेंजेंसी ग्रांट मिलेगी, ठीक है। और अगर आप कंटिन्यू आगे पीएचडी को करते हो तो पहले 2 साल तो आपका 37,000 पर मंथ रहेगा ही सही, फिर बाकी के जो 3 साल है या बचे हुए साल है उसमें एसआरएफ आपकी 42,000 पर मंथ रहेगी, 42,000 पर मंथ। ये सारी की सारी चीजें ब्रोशर में लिखी हुई है, लेकिन मैं साथ के साथ यहाँ पर बता रहा हूं आपको। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। तो पहले 2 साल कितना रहेगा, कितना, 37,000, और उसके बाद लास्ट बचे हुए सालों में 42,000 पर मंथ रहेगा। अब यहां पर अपन आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो आप नेट के लिए यहां पर अप्लाई करते हो, और आप अगर जनरल कैटेगरी से हो या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो एमएससी के अंदर आपके पास मिनिमम 55% होनी चाहिए। कितनी? मिनिमम 55% होनी चाहिए। ध्यान देना, 55% मतलब 55, अगर 54.99% भी होगा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और लेकिन अगर आप अनरिजर्व्ड जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अलावा बाकी कैटेगरी से है ना, जैसे एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वगैरह कैटेगरी से हो, तो ऐसे केस में फिर आपको एमएससी में आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए। कितनी? फिर आपकी मिनिमम 50% होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, जो स्टूडेंट अपेयरिंग वाले, मतलब जो एमएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देना,
आपका अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो भी जाता है तब भी आपको तुरंत सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। पहले आपको क्या करना है कि 2 साल के अंदर अंदर आपके एमएससी को कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपकी एमएससी कंप्लीट हो जाएगी विद इन 2 इयर्स कंप्लीट, आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, तो ऐसे केस में अगर आपकी फिर परसेंटेज इस कैटेगरी में आ जाती है, मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 55% आपके हो गई, या फिर दूसरी कोई कैटेगरी है तो आपकी 50% हो गई। आपने एमएससी में इतनी परसेंट बना ली तो आपको अपना सर्टिफिकेट वहां पर भेजना पड़ेगा सीएसआईआर में, फिर वो आपका सर्टिफिकेट नेट जेआरएफ का वहां से इश्यू करेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, जिनके एमएससी कंप्लीट हो भी भर सकते हैं। एमएससी में मिनिमम परसेंट आपके 55 और रिजर्व्ड कैटेगरी में 50% होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें जेआरएफ के लिए, अगर अपन एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट की यहां पर बात करें, अपर एज लिमिट की, तो देखो जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है, मतलब एक तरह से जनरल कैटेगरी के जो मेल है, ध्यान देना, जनरल कैटेगरी के जो मेल स्टूडेंट है उनके लिए अपर एज लिमिट यहां पर 30 ईयर है, 30 साल है। लेकिन बाकी जितने भी स्टूडेंट है और फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल की हो, किसी भी कैटेगरी के हो, तो फीमेल कैंडिडेट और इसके अलावा ऑल बचे हुए स्टूडेंट, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर दिया जाएगा, मतलब उनके लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर होगी। तो ध्यान देना, जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 30 ईयर है, बाकी इसके अलावा फीमेल्स, ऑल फीमेल्स और बचे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 35 ईयर्स यहां पर अपर एज लिमिट आ जाएगी। आगे यहां पर बात करें अपन भाई एग्जामिनेशन मोड की, तो अपन ने बात करी ली यहां पर कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होना ही है, ठीक है। और यहां पर जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसकी अगर बात करें तो यहां पर मैं स्पेशली केमिकल साइंस की बात कर रहा हूं। तो केमिकल साइंस की बात करें तो आपका जितना पूरा का पूरा पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। आपका पेपर 3 सेक्शन के अंदर, एक ही पेपर होगा जिसमें 3 सेक्शन होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड के, ध्यान देना, जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से आपको केवल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं करने, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 मार्क्स, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी के अंदर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे थोड़े लो लेवल के होंगे, मतलब लो लेवल का मतलब बिल्कुल हल्के नहीं होंगे, अच्छे खासे ही होंगे, लेकिन पार्ट सी से लो लेवल के होंगे। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 35 आपको करने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और नेगेटिव 0.5 मार्क्स होगा, ठीक है। और पार्ट सी के अंदर थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ऐसे करके अगर पार्ट ए बी सी को यहां पर देखेंगे तो टोटल यहां पर 120 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 75 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 200 मार्क्स का होगा। एक बात स्टूडेंट को यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, क्या पार्ट ए के अंदर अलग से पास होना जरूरी है? तो आपको बता देता हूं कि यहां पर ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है। आपके पार्ट ए के अंदर -5 नंबर भी आ गया, लेकिन पार्ट बी और पार्ट सी में आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आए तो भी भाई आपके रैंक अच्छी निकलेगी ना। तो अच्छी बात है, अगर पार्ट ए में भी आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो तो अच्छी बात है, आपकी रैंक इंप्रूव होगी, लेकिन अलग अलग किसी भी पार्ट में पास होना आवश्यक नहीं है, आपके टोटल नंबर यहां पर देखे जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई। आगे यहां पर बात करें, जब आप फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको 4 सिटी उसमें से चूज करनी, तो आपके जो भी नियरेस्ट हो एग्जामिनेशन के लिए 4 सिटी आप वहां पर चूज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार के कोई परेशानी होती पेमेंट वगैरह में, तो ये आप कॉन्टेक्ट डिटेल है एनटीए की और यहाँ पर इसकी दे रखी है बैंक वगैरह के, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब बात करें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कहां से भरना है, तो देखो ये एनटीए की वेबसाइट जो शुरू में बताया था, नोट कर लेना, CSIRnet.nta.ac.in। इस वेबसाइट को जब आप खोलोगे तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, देखो यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा। अब अगर आप न्यू स्टूडेंट है, पहली बार यहाँ पर आ रहे हो, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर देखो ये न्यू कैंडिडेट फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आगे यहाँ पर फिर आप इंफॉर्मेशन वगैरह भर पाओगे ना, आप इसको देख लेना पूरे को, यहाँ पर ये पूरे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखा है, क्लिक टू प्रोसीड यहाँ पर आपको कर देना है, इस तरह से क्लियर है। आगे इसमें एक्सेप्ट का यहाँ पर दे रखा है ये है ना, तो फिर आपको यहाँ पर ही जो भी डिटेल वगैरह है ये पूरा पढ़ के आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो आप न्यू स्टूडेंट नहीं है, न्यू स्टूडेंट के, अच्छा एक चीज और देख लो, न्यू स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है, उसके साथ साथ जब आप फॉर्म भरोगे ना तो 3 स्टेप रहेंगे।
पहले स्टेप में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, उसके बाद पेमेंट करना है। 3 स्टेप आप कंप्लीट करना। 3 स्टेप जब कंप्लीट करोगे तो फिर आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके रख लेना। क्लियर है यहां तक? और आप जब फॉर्म वगैरह भर लोगे उसके बाद अगर आपको दोबारा से लॉगिन करना पड़े तो फिर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहां पर आना है, अपनी डिटेल वगैरह भरना है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह। एप्लीकेशन नंबर कहां से, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तभी आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना है। जो भी पासवर्ड वगैरह आप पहले बनाओगे वो सब कुछ डालना है ना, सिक्योरिटी पिन वगैरह, और फिर आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी, है ना। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप फॉर्म भरने से पहले जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है ये ना पूरा 86 पेज का है, इसमें से आप मेन चीजों को जरूर देख लेना। इसमें देखो फॉर्म भरने की सारी चीजें भी बता रखी है ना। इसमें ऑनलाइन जो एग्जाम होगा उसके बारे में बता रखा है, मेन चीजें तो मैंने आपको बता ही दी। लेकिन फिर भी आप इन चीजों को एक बार जरूर देख लेना ताकि आपके कोई डाउट यहाँ पर नहीं रहे। और स्पेशली अगर आप केमिकल साइंस के स्टूडेंट है तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर आप डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह के कोर्स है, क्वेश्चन बैंक वगैरह भी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी, बहुत सारी चीजें हैं। आप उनका यूज जरूर करना ताकि उनके बेसिस पर आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ सके। और अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन वगैरह पर अपना ध्यान देना, और साथ के साथ ही कुछ न्यू चैप्टर्स आप लेते रहना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेना। डेट आपको फाइनली पता चली गई कि कब एग्जाम होगा, बिल्कुल भी अब यहाँ पर आपके पास कम समय, कुल मिलाकर इसका अच्छे से यूज में लेना है, अच्छे से प्लानिंग करना है ताकि सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ सके। थैंक यू।